नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज हम बजट स्पेशल में बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट की। और आज की हमारी थीम ये है कि शाइनिंग इंडिया एग्रीकल्चर के लिए क्या आइडिया। शाइनिंग इंडिया हमारी थीम है और उसमें एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या होने की उम्मीद है और क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबी मेहता, ईडी हैं एसईए के। हमारे साथ संदीप सबरवाल हैं, सीईओ हैं एसएलसीएम के। और साथ ही हमारे साथ कार्तिक जयारमन हैं, को फाउंडर एनएमडी वेकुल फूड्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूंकि बजट 1 फरवरी को पेश होना है और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अहमियत रखती है बजट के लिए और डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है हर बार एग्रीकल्चर को लेकर, लेकिन उसमें से कितनी डिमांड पूरी होगी, कहाँ पर फोकस होगा, इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे ओवरऑल होगा सर, कि ठीक है कि आप एडेबल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, जो चैलेंजेस आए हैं यूक्रेन रूस युद्ध के बाद, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बजट में कहाँ पर ज़्यादा फोकस होने वाला है? पहला तो ये बताओ कि जैसा इंपोर्ट है, आज हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम से कम 60% है और कम से कम 14 से 15 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहा है। और लास्ट ईयर की जो कीमत थी 1.5 लाख करोड़ या मतलब $20 बिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं। आज हमारा खुद का प्रोडक्शन 10 मिलियन है और 15 मिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 14 से 15 मिलियन है। तो ये ज़रूरत है कि हमारी डिपेंडेंस ऑयल सीड पे कम करें और तो फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का कि ऑयल सीड कैसे हम उत्पादन बढ़ाए ताकि यहाँ के डिपेंडेंस हमारी कम हो, वो फोकस हो जाए तो गवर्नमेंट। और मैं बताऊँ, मैं 3 साल का मैं भी देख रहा था पहले आने के रास्ते में, 2020-21 बजट में भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि द डिकेड विद इन 1 डिकेड विल बी द सेल्फ सफिशिएंट एडिबल ऑयल। फिर 2021-22 का वह बजट आया, 21-22 का, तो उसमें हम उम्मीद करते थे कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में लास्ट ईयर का जो था, सभी फिर से मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया था पार्लियामेंट में बजट में, मैं एक पढ़ता हूँ, कॉम्प्रेहेंसिव स्कीम टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल्स। मगर उसके बाद में भी पाम ऑयल का है ना सर, पाम मिशन तो तो उसकी तो पूरी जो एडिबल ऑयल की जो स्कीम आनी थी पूरी, वो पूरी नहीं है। खाली पाम ऑयल पे कोई 9,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है 5 साल के लिए। हम चाहते हैं कि ये साल गवर्नमेंट फोकस करे ऑयल सीड पे, कैसे करके ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े और हमारी डिपेंडेंसी कम है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऑयल सीड के ऊपर बजट में फोकस बढ़ना चाहिए ताकि इंपोर्ट जो हम एडिबल ऑयल का बड़े पैमाने पर करते हैं, जो हमारा कंजम्पशन है उसका 60% से ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, निर्भरता कम करने के लिए ज़रूरी है कि ऑयल सीड के मिशन पर फोकस किया जाए। ये एक बात हो गई। अब सबरवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, चूँकि आप बहुत बड़ा चेन है आपका एग्री वेयर हाउसिंग का और डिमांड सप्लाई पर आपकी बारीक नज़र रहती है फूड ग्रेन की। अब आप देखिए कि सरकार ने फ्री राशन की जो स्कीम लॉन्च की है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अनाज की खपत होगी जाएगी। आप जरा बताइए कि ताज़ा हालात अभी हैं क्या, क्योंकि गेहूं को लेकर बार बार चिंता जाहिर की जा रही थी, हालांकि अभी हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है। आप जरा बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है फूड ग्रेन का देश में, उसको देखते हुए इस बजट में क्या एड्रेस किया जाना चाहिए? तो जी, अगर आप एग्रीकल्चर देखें तो पहले मैं आपको मैक्रो इंपॉर्टेंस बताता हूँ फ्रॉम एन इंडियन क्लाइमेट पर्सपेक्टिव। 19.9% इंडिया का जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। 60% इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसका आप समझिए कि एग्रीकल्चर का कितना वास्ट कैनवस है। अब आपका क्वेश्चन में एड्रेस करता हूँ इस लाइन में। अगर आप देखते हैं तो एडवांस एस्टिमेट ऑफ व्हीट क्रॉप जो आज ही आया है, वो आया है कि अगले साल इंडिया में बम्पर प्रोडक्शन होने की अनुभव है कि 112 मिलियन टन, जो कि पिछले साल 107 मिलियन टन था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया एडिक्वेटली स्टॉक्ड है। एडिक्वेटली इंडिया के पास ना की सिर्फ स्टॉक है, बट आगे क्या भी जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो बहुत अच्छी और बहुत जोरदार आ रही हैं। इसके रहते हुए आप जो बजट की बात करते हैं तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एग्रीकल्चर, आई थिंक ये बजट का बजवर्ड होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर को हम देखते हैं तो हम एग्रीकल्चर को हिस्सों में बांट के देख रहे हैं। कभी हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, कभी हम एग्री टेक की बात करते हैं, कभी हम एग्री फाइनेंसिंग की बात करते हैं, कभी हम भंडारण की बात करते हैं।
परंतु हम एक यूनिफाइड पॉलिसी की बात नहीं करते, क्योंकि ये चारों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आप पिछला एक तिमाही देखें या पिछला हाफ देखें, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट या क्रेडिट ओवरऑल इंडिया में आपका जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो बढ़े हैं। बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। अब जब बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और वही बैंकों से ही मेरे जैसी कंपनियां एनबीएफसी वगैरह उस ऋण लेके आगे फार्मर को ऋण देती हैं, तो उसके रेट्स भी बढ़ते हैं। उसका ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन पे भी एक इफेक्ट आता है। तो आई थिंक सबसे बड़ा आस्क जो हमारा हर बजट में रहा है और इस बारी भी रहेगा, कि वो है कि एनबीएफसी जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कर रही हैं ग्राउंड पे, उनको भी जैसे नाबार्ड की स्कीम्स हैं, जब गवर्नमेंट नाबार्ड को 6% पे 5% में वैसा देती है आगे बांटने के लिए, तो वो सेम स्कीम्स हमारे एग्रीकल्चर एनबीएफसी को भी देनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज आप इसको बार बार सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट को एग्रीकल्चर क्रेडिट से मत देखिए, आप सप्लाई चेन, भंडारण, एग्रीकल्चर क्रेडिट तीनों को आपस में फोकस करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसके कहते हुए हम इन्फ्लेशन कूल डाउन करने की बात भी कर रहे हैं, इसके कहते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि रन अवे एक्सेस स्टॉकिंग भी ना हो, और इसके रहते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि पूरा भंडारण इकोसिस्टम संभलेगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। देखिए, इसीलिए हमने नाम ये रखा है, हमारी जो थीम है शाइनिंग इंडिया एग्री के लिए क्या आइडिया। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों की तरफ से निकल के आ रहे हैं। मेहता जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, आपने बहुत डिटेल में बताया। अब कार्तिक जयरामन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आप किसानों से डायरेक्ट लिंक्ड हैं, आप किसानों से जुड़े हुए हैं और आप ये जानते हैं, समझते हैं बखूबी कि किसानों के सामने, फार्मर के सामने अभी क्या चैलेंजेज हैं, खास करके उनके इनकम को लेकर के। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फार्मर का इनकम और बढ़े, क्योंकि सरकार भी बार बार इस बात को कह रही है कि किसानों की इनकम को डबल करना है, दोगुनी करनी है उनकी आय को, उस दिशा में कितना काम हो पाया है? और दूसरा सवाल ये कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए जिससे फार्मर की इनकम बढ़े और ज्यादा बढ़े? नमस्ते मृत्युंजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हमें। पिछले 60 साल में बहुत काम हुआ है जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के टुवर्ड्स टारगेटेड है, जिसमें फूड के लिए हमारी आत्मनिर्भरता हो चुका है। वी प्रोड्यूस इनफ टू फीड द एंटायर नेशन इन मोस्ट कैटेगरीज। अभी टाइम हो गया फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए मार्केट लिंकेज एंड वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस होनी चाहिए। मार्केट लिंकेज के लिए प्राइवेट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है अभी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्राइवेट इक्विटी कैपिटल का वो बहुत कम है। प्राइवेट इक्विटी कैपिटल का ये टेंडेंसी है कि जहां जल्दी रिटर्न्स आए और जहां ज्यादा रिटर्न्स आए, प्रूवन रिटर्न्स आए, वहां डायरेक्ट हो जाती है। इट गोज टुवर्ड्स मोर वांट्स देन टुवर्ड्स एसेंशियल सर्विसेज। तो अभी गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इट इज टाइम फॉर गवर्नमेंट टू पुट द थंब ऑन द स्केल। सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है, जैसे फूड, उनमें जो निवेश करते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में शायद एक डिफरेंशिएशन हो जाए, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में ज्यादा बढ़ जाता है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सेक्टर टू सी द राइट काइंड ऑफ कैपिटल फ्लोज। सिमिलरली जो AIFs हैं जो एग्री टेक और फूड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए कुछ कैपिटल गेन्स एडवांटेज दे सकें, अगर हो सकता है, तो दैट विल फर्दर ड्राइव प्राइवेट इक्विटी कैपिटल इनटू दिस सेक्टर। जैसे सिमिलरली डेट कैपिटल का भी एक चीज है सर, जैसे सबरवाल जी ने बोल रहा था कि एग्री में फॉरवर्ड सप्लाई चेन में भी सपोर्ट चाहिए ऑन डेट कैपिटल। मेरे ख्याल में से अभी टाइम हो गया है फूड को एक प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर करने का। फूड सिक्योरिटी सबके माइंड के ऊपर है अभी। फूड को एक प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर लेके आ सकते हैं, तो फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, मार्केट लिंकेज कंपनीज, सबको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे PLI हो चुका है अभी, दैट इज अ वेरी गुड स्कीम, बट इससे ऊपर वाइड स्प्रेड बेनिफिट हो सकता है इफ दिस कैन बी डिक्लेयर्ड अ प्रायोरिटी सेक्टर। ये सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो फोकस कर सकते हैं। राइट सर, ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से फोकस होता है। लेकिन मेहता जी, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ सर, क्योंकि आप एडेबल इंडस्ट्री को बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जरा हमें ये बताइए कि ड्यूटी को लेकर इस बजट में क्या होना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखिए कि TRQ के तहत जो रिफाइंड सोया तेल का इंपोर्ट होता है उसको रोका गया, मतलब 1 अप्रैल से अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं होगा, राइट? सनफ्लावर का होता रहेगा अभी। तो इस बजट में ड्यूटी को लेकर आपकी डिमांड क्या है, क्या उम्मीद है? देखिए, पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि अगर किसान को आपको सही दाम देना है तो आपको प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले 80-90 रुपया किलो वाला जो तेल हम खाते थे, अभी 110-125 के रेंज में है।
तो ही किसान को सही दाम मिलेगा। और किसान को सही दाम मिलने के लिए आपको जहाँ जरूरत पड़े तभी इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाने पड़ेगी। इफ़ यू रिमेंबर 1992 में 90% ड्यूटी थी, तो तभी प्रोडक्शन 12 मिलियन से 22 मिलियन तक पहुंचा था। और अभी 0 ड्यूटी है, तो 5.5% ड्यूटी में किसान को सही दाम नहीं मिलेगा तो फिर से वो वापस हो जाएगा। तो हमारा 2-3 डिमांड है खास तौर पे। एक तो या तो रिफाइंड ऑयल आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, या तो रिफाइंड और क्रूड में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दीजिए, जो अभी 8.25% है 15% कर दीजिए। दूसरा है कि ओवरऑल ड्यूटी बढ़ाइए, ओवरऑल ड्यूटी बढ़नी चाहिए ताकि ट्रांसलेट इनटू बेटर प्राइस टू द फार्मर। एक तो वो एक ड्यूटी के बाय एंगल से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा जो TRQ सनफ्लावर का भी जो बाकी है, सोयाबीन का तो पहले अप्रैल से निकाल दिया है, सनफ्लावर का भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि इट्स नो पर्पस। तो इससे बेहतर है कि हम वो निकाल दे, तो ताकि यहाँ कल्टीवेशन का सोयाबीन बजट में निकलेगा क्या सर? आपको बजट में निकल जाएगा TRQ सनफ्लावर से? हमारी तो उम्मीद, हम तो उम्मीद तो करेंगे। उम्मीद तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको उम्मीद के साथ साथ ये मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, पर हमारा रिप्रेजेंट तो करना ही जरूरी है। आप इंडस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं, मतलब आप उम्मीद तो अपनी जगह करके आपको ये पता भी होगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये जरा बताइए सर, खबर बताइए। नहीं, खबर रिप्रेजेंट कर रहे कि भी आप सोया का निकाल दिया तो अभी सनफ्लावर में निकाल दिए, ये सब नो पर्पस। और अगर निकाल देंगे और ड्यूटी अच्छी तरह से सनफ्लावर पे लगाएंगे तो सनफ्लावर का कल्टीवेशन में बढ़ोतरी मिलेगी। एक जमाने में 12 लाख टन सनफ्लावर सीड पैदा करते थे, अभी 2 या 3 लाख है। क्यों? कि किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। तो हो सके कि अगर TRQ से निकाल दे, क्योंकि TRQ से हाथ बंधे हुए गवर्नमेंट का, वो ड्यूटी लगा नहीं सकते। एक दफा TRQ हटा दिया तो गवर्नमेंट जब चाहे तभी ड्यूटी लगा सकेगी। और सनफ्लावर में अगर ड्यूटी बढ़ा दी तो उसका फायदा किसान को मिलेगा और 2 पैसा ज्यादा मिलेगा, तो कंटिन्यू करेगी। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि फार्मर को अच्छा भाव मिले, जिसको लेकर सरकार भी बार बार जोर देती है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि ये फ्री इंपोर्ट वाला सिस्टम खत्म किया जाए, और ताकि डंपिंग ग्राउंड ना बने इंडिया किसी भी चीज के लिए, और फार्मर जो खेती कर रहे हैं उनको अच्छा भाव मिले। लेकिन अब सवाल ये है कि ये बात हम कर रहे हैं दलहन की, तिलहन की, अनाज की, लेकिन जो बाकी के फार्मर हैं, जो हॉर्टिकल्चर वाले फार्मर हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? वहां पर क्या फोकस होना चाहिए? वेयर हाउसिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट लिंक्ड है फार्मर प्रोड्यूस से वेयर हाउसिंग सेक्टर, वहां पर क्या नया होना चाहिए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में कहां पर फोकस होना चाहिए, क्या जरूरत इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर की, किसानों की है। अब जरा संदीप जी, आप हमें ये बताएं सर, चूंकि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर को बहुत ठीक तरीके से समझते हैं, इस वक्त वेयर हाउसिंग सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह से एड्रेस इस बजट में किया जाना चाहिए? तो मित्र जी, वेयर हाउसिंग सेक्टर में पहले से ही 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो है परसेप्शन का, जो चैलेंज आजकल वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री ने काफी हद तक पीछे छोड़ दिया। वो चैलेंज क्या था कि आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले हम बोलते थे कि वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए वेयर हाउसिंग नहीं हो पाता। अब जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आते हैं वो बोलते हैं कि इंडिया के पास एडिक्वेट वेयर हाउसिंग स्पेस है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं। वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वेयर हाउसिंग इंडिविजुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ROI उसमें इंडिविजुअली इतना ज्यादा नहीं है। जैसे मेरे एक को पैनलिस्ट ने बोला कि यहाँ पे वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कैपिटल का पैसा आएगा, तो यहाँ पे पैसा आएगा कैसे, जबकि फूड कंपनी वर्ल्ड ओवर 6 से 7% ROI पे काम करती हैं और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 3 से 4% ROI है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर वेयर हाउसिंग सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसके जो पाए हैं, जैसे कि क्रेडिट, चीपर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, दूसरा कि जैसे GST की रैशनलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, हम पिछले 4 बजट से मांग रहे हैं कि अगर आप वेयर हाउसिंग देखें तो वेयर हाउसिंग हम लोग जो भी बड़ी वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं वो सारे वेयर हाउसिंग उनके अपने तो होते नहीं, वो वेयर हाउसिंग लीज पे लेती है। जब वो लीज पे लेती हैं तो उनके ऊपर 18% कमर्शियल लीज का GST लगता है, और वेयर हाउसिंग से जो सर्विसेज वो देते हैं एग्रीकल्चर में उसमें GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो क्रॉप के ऊपर बर्डन है वो क्या आ रहा है कि वेयर हाउसिंग में 70% कॉस्ट लीज रेंटल का है, तो 70% कॉस्ट के ऊपर 18% GST जो लग रहा है, उसका मतलब है डायरेक्ट 12% इन्फ्लेशन स्ट्रोक हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटा सा लॉ। इसमें रैशनलाइजेशन की बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत जल्द जरूरत है। एक बजट का हिस्सा है नहीं, GST तो बजट का हिस्सा होगा नहीं सर, इसके अलावा आप बताएं जरा।
सेकेंडली इसकी इंसेंटिव्स एंड प्रमोशन इन इवन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या है कि सारे आंकड़े एक जैसे नहीं होते, तो इंश्योरेंस सेगमेंट में भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर जहां पे भंडारण हो रहा है, फिडेलिटी इंश्योरेंस, क्राइम इंश्योरेंस, इन सबके भी स्पेशल रेट्स डिक्लेयर होने चाहिए या सब्सिडी आनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो फार्मर इनकम पे भी और आपके कंज्यूमर इन्फ्लेशन पे भी। वो क्यों है आपको ये बताता हूं, क्योंकि ये जो भी कॉस्ट है हम ये कॉस्ट आपके सर्विसेज पे हम ओवरले करते हैं और वो कॉस्ट फिर कंज्यूमर बेयर करता है। अब जब कंज्यूमर बेयर करता है उसके लिए अगर कोई क्रॉप महंगा पड़ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट करता है, और सब्स्टिट्यूट करता है तो फार्मर को उसको प्राइस रियलाइजेशन नहीं मिलता है। तो मैंने ये बोला ना कि एक ये पूरा चेन है। अभी तक क्या हो रहा है कि हम हर बारी हर बजट में कोई चेन को पूरा नहीं देखते हैं, हम इसको पार्ट्स में देखते हैं। कभी हम एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करते हैं, कभी हम भंडारण की बात करते हैं। ये सारा एक चेन है, को एक साथ देखा जाना चाहिए, उसको एक साथ एड्रेस किया जाना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन कार्तिक जी, अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल खेती की बात तो बार बार करते हैं, बहुत ज़्यादा बात भी होती है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर के फार्मर हैं जिनके साथ आपका कनेक्ट है, आप जुड़े हुए हैं, आप जरा बताएं कि जो हॉर्टिकल्चर के फार्मर हैं उनके सामने क्या चैलेंजेज हैं, और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से क्या फोकस इस बजट में होना चाहिए, ताकि हमें जो हमारा जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसको भी हम बदल पाएं, ट्रेडिशनल खेती से हम थोड़ा बाहर निकलें, इसको लेकर क्या होना चाहिए? जी, हॉर्टिकल्चर का प्राइमरी एडवांटेज ये होता है कि इफेक्टिव इनकम ज्यादा हो सकता है इफ इट मैनेज्ड वेल। डिसएडवांटेज ये होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत पेरिशेबल है। इसमें 2-3 चीजें करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है। वन इज स्टोरेज ऑफ सर्टेन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे अनियन के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। आज अनियन तो वी आर स्टोरिंग इट इन चार्ल्स, इसमें जो पेरिशेबिलिटी है, जो लॉस है, वो बहुत ज्यादा होता है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ अगेन वन इज ऑफ कोर्स सब्सिडीज जो हैं, इफ देयर आर सब्सिडीज मेड अवेलेबल, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी गुड। एक्सेस टू दो सब्सिडीज थोड़ा डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए। एक जगह पे जहाँ एफपीओ अप्लाई कर सकता है फॉर दिस सब्सिडी, इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू एक्सेस द सब्सिडी, दैट विल हेल्प। सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ, डेट कैपिटल की कॉस्ट, अगर फूड को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किए तो ये सब चीजें जो है, स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन ऑन द प्रोडक्ट, जैसे ड्राइड ऑनियन फ्लेक्स बनाना, ये सब इंडस्ट्रीज शुरू होने के लिए एक इंसेंटिव हो जाएगा। सो सपोर्टिंग लोअर कॉस्ट डेट टू एनेबल क्रिएशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये हुए तो दैट विल बेनिफिट द हॉर्टिकल्चरल फार्मर्स। उनके लिए स्टेडी डिमांड भी बन जाएगा और सप्लाई रिलायबिलिटी बढ़ेगा मार्केट में। ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। लेकिन अब एक जो बड़ा मुद्दा मेहता जी वो है, क्योंकि आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद इस बात की ज़रूरत बहुत तेज़ी से महसूस की गई कि बफर नॉर्म्स आपके बेहतर होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जब क्राइसिस हुआ, जब इंडोनेशिया ने पाम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, तो बड़ा तहलका मच गया पूरी दुनिया में कि अब क्या होगा ऑयल का। तो उसको लेकर बफर का नॉर्म्स मतलब हमारे पास पर्याप्त स्टॉक हो किसी भी कमोडिटी का, ताकि इमरजेंसी में हम उसकी सप्लाई बढ़ा पाएं। हालांकि हमारे यहाँ अनाज को लेकर तो बहुत कोई दिक्कत होती नहीं है, कभी पर्याप्त बफर नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा बफर को लेकर और क्या होना चाहिए? देखिए, एडिबल ऑयल में भी बफर स्टॉक करना चाहिए। आज चाइना भी बफर स्टॉक करता है। जब भी प्राइस नीचे गिर रही है तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए आप बफर बाई करके बफर कर लीजिए, और जब भी प्राइस काफी ऊपर चली जाती है तभी आप रिलीज कीजिए कंज्यूमर के हित में, तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। आज शुगर में भी है बफर स्टॉक किया जाता है, तो क्यों नहीं एडिबल ऑयल में, या तो इनफॉर्म एडिबल ऑयल वो भी कर सकते हैं। सरकार कितना खरीदेगी सर? गेहूं भी खरीदेगी, चावल भी खरीदेगी, कहाँ रखेगी? कहाँ रखने की जगह नहीं होती। तो फ्यूचर में बाय करे, फ्यूचर में बाय करे, फ्यूचर तो है नहीं, कहाँ बाय करे? नहीं तो वो खोलना पड़ेगा ना, फ्यूचर में बाय करके वो कर सकते हैं ना, विदाउट होल्डिंग फ्यूचर में बाय करके रखिए आप, तो वो भी एक वाया मीडिया तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपको प्राइस को स्टेबलाइज करना है, किसान को सही दाम देना है, कंज्यूमर को सही दाम पे अपना मिल रहा है, तो आपको प्राइस स्टेबलाइज करने की जरूरी है। साथ में ड्यूटी में भी बदलाव करना जरूरी है, टाइम टू टाइम। व्हेन द प्राइस काफी ऊपर चली है तो ड्यूटी कम कीजिए, प्राइस काफी नीचे चल रही है तो ड्यूटी बढ़ाइए, सो दैट प्राइस गेट स्टेबलाइज एंड बहुत कंज्यूमर एंड और ये अपने किसान कंफर्टेबल रहे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बफर नॉर्म्स बढ़ाने चाहिए, और खास करके आप कह रहे हैं कि तिलहन में भी बड़े पैमाने पर खरीद होनी चाहिए। अब सर हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, 30 सेकंड का वक्त है आप तीनों के पास। हम रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं, आप ये मानकर चलें 30 सेकंड में। सवरवाल जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इस बजट में हो जाएगा एग्रीकल्चर को लेकर, वो जरा बताइए सर।
मेरे ख्याल से इस बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट को बहुत बड़ा एम्फेसिस मिलेगा एंड लोअर ऋण जो आपका जो ऋण अवेलेबिलिटी है टू एनबीएफसी एक्सेट्रा, ये जरूर एड्रेस करेगी गवर्नमेंट, जैसे नाबार्ड के लिए कर रही है, बाकी ये पूरे सेक्टर के लिए ओपन कर देगी एट चीपर क्रेडिट रेट्स। आपके हिसाब से क्या होने वाला है बजट में, एक कोई पॉइंट आप बताना चाहेंगे जो आपको लगता है हो जाएगा? कार्तिक जयरामन जी। हाँ जी, मेरे को लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो कुछ होने वाला है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे इस सेक्टर में और बाकी सब सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टमेंट पर इंसेंटिव, ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताई। मेहता जी, आपके पास तो अंदर की खबर रहती है सर, क्या हो रहा है बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो 3 साल से लटक रहा है, 3 साल से खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में और सब बता रहे, तो उम्मीद काफी है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल विल लॉन्च और सब्सिडी फंड के साथ में। अगर 2000-3000 करोड़ से कोई 15-20 हजार करोड़ 5 साल के लिए दे तो कुछ फायदा होगा, तो वो उम्मीद उसमें ज्यादा है। ठीक है, उसमें उम्मीद ज्यादा है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, संदीप जी आपका और कार्तिक जयरामन जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बजट की उम्मीदों पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।